नमस्कार। विशेषण भाग 3 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे संकेतवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द परि उपसर्ग के साथ में मान मूल शब्द का विधान होने से परिमाण शब्द बना। परिमाण शब्द में पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है, परि है, मूल शब्द क्या है, मान है। इसमें संधि पद भी है क्योंकि नय है वो किसमें बदल गया, अणय में बदल गया। तो यहाँ जो संधि है वो व्यंजन संधि है। नय अणय में कब बदलता है, री रे तथा स के बाद यदि नय आता है तो नय किससे बदलता है, अणय में। जैसे री धन नय बराबर ऋण, प्र धन नय बराबर प्रण, कृष धन नय बराबर कृष्ण। इसी प्रकार परिधन मान बराबर परिमाण, ये व्यंजन संधि होगी। परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा की मात्रात्मकता व मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी जो शब्द किसी वस्तु या संज्ञा की मात्रा व मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 किलो दूध, 5 लीटर दूध, तो 5 किलो दूध या 5 लीटर दूध, तो यहाँ निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। कुछ दूध अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। तो निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के आधार पर, निश्चित तथा अनिश्चित मापतोल के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं, 2 भेद माने गए हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। यानी जिन विशेषण शब्दों के द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, निश्चित मापतोल का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 लीटर दूध, 2 किलो चाय, 5 मीटर कपड़ा, 2 गज जमीन, 1 प्याला दूध। यहाँ 1 लीटर, 2 किलो, 5 मीटर, 2 गज, 1 प्याला, ये सारे के सारे क्या है, निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं, निश्चित मापतोल का बोध करा रहे हैं। इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यहाँ हुआ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का या मापतोल का बोध होता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा की अनिश्चित मात्रा व मापतोल संबंधी बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ फल, टनों दूध खराब हो गया, जरा सा पानी, ढेर सारा मक्खन, अनेक प्याला दूध। तो यहाँ कुछ, टनों, जरा सा, ढेर सारा, अनेक, ये सारे के सारे क्या हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा या किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा व अनिश्चित मापतोल का बोध करवा रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 प्याला, यहाँ अनेक प्याला दूध है, यहाँ 1 प्याला दूध है, तो ये मात्रा संबंधी मापतोल का बोध करवा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा आता है कि टेबल पर 2 प्याले रखे हैं, तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। क्या होगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। टेबल पर 2 प्याले रखे हैं, टेबल पर 5 प्याले रखे हैं। लेकिन अगर ऐसा आता है टेबल पर अनेक प्याले रखे हैं, टेबल पर कुछ प्याले रखे हैं, तब वहां अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। लेकिन यहाँ
एक प्याला और अनेक प्याला है वो मापतोल के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गए। एक प्याला है तो निश्चित माप का बोध करवा रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अनेक प्याला है वो क्या है, अनिश्चित मापतोल या मात्रा संबंधी बोध करवा रहा है, इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया। अगर ये गिनती के रूप में आते हैं तब तो क्या होगा, प्याले की गिनती करते हैं, एक प्याला दो प्याला, तब तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के रूप में होते हैं। और ये मापतोल के रूप में व्यक्त होते हैं तब ये परिमाणवाची विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में कभी कभी आवर्ती भी होती है, यानी परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें कभी कभी आवर्ती भी होती है। जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, अनेकों अनेक धन्यवाद। तो बहुत बहुत, ये अनेकों अनेक, बहुत बहुत, अनेकों अनेक, ये दोनों ये भाव रूप में व्यक्त हुए हैं और ये दोनों ही है क्या है, आवर्ती के रूप में भी है। बहुत बहुत, अनेक अनेक, अनेकों अनेक। ये तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। क्यों? क्योंकि इसको मापा नहीं जा सकता है, निश्चित मात्रात्मकता का बोध नहीं होता, लेकिन भाव रूप में ये प्रयुक्त हुए हैं। तो ये दोनों ही उदाहरण महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, अनेकानेक धन्यवाद। अगला निर्देश है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में अंतर। ये बात हम जानते हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में अंतर क्या होता है। जैसे थोड़े चावल, सारी संपत्ति, थोड़ा पानी, सारे गेहूं, यहाँ ये है जो संज्ञा शब्द हैं या वस्तु का बोध कराने वाले हैं, ये परिमाण के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, मापतोल के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन अनिश्चित का बोध करा रहे हैं, अनिश्चित मात्रा का या अनिश्चित मापतोल का बोध करा रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़े, सारी, थोड़ा, सारे। थोड़े कपड़े, सारे रत्न, थोड़ी पुस्तकें, सारे गांव। यहाँ ये थोड़े, सारे, थोड़ी, सारे, ये सारे के सारे जो विशेषण शब्द हैं वो क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्यों हुआ, देखिए आप, कपड़े हैं, रत्न हैं, पुस्तकें हैं, गांव हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। और यहाँ कपड़े की गिनती नहीं है, यानी कपड़े कितने हैं, 5 हैं, 10 है, ये पता नहीं है। रत्न कितने हैं, 100 है या 1000 है या लाख, ये भी पता नहीं है। पुस्तकें कितनी है, इनका भी निश्चित ज्ञान नहीं है। गांव कितने हैं, इनका भी निश्चित ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। लेकिन चावल, संपत्ति, पानी, गेहूं, इनको हम गिन नहीं सकते, गिनते नहीं है, मापतोल के रूप में, मात्रा के रूप में इनको जानते हैं, इसलिए यहाँ निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। अतः इनको क्या कहा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। ये दोनों में भिन्नता हो गई। यहाँ गिनने वाले जो शब्द हैं संज्ञा, और यहाँ जो शब्द संज्ञा है वो क्या है, गिनने वाले नहीं है, यानी द्रव्यवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। जरा, किंचित, अल्प, जरा, किंचित, अल्प इत्यादि शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः परिमाणवाचक विशेषण में ही होता है। जरा सा पानी देना, किंचित दूध देना, अल्प मात्रा में चाय देना। तो यहाँ जरा, किंचित और अल्प, ये सारे के सारे क्या है, परिमाणवाचक विशेषण के रूप में अधिकांशतः हम प्रयोग में लेते हैं। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। 2 घड़े पानी, 2 घड़े पानी, घड़ों पानी, 1 दर्जन केले। इनको समझना है हमें, यानी 2 घड़े पानी, इसका मतलब पानी है
वो मात्रात्मक रूप में, यानी घड़ा है वो मापने के रूप में काम में लिया जा रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण तो हो गया, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में भी कौन सा हो गया, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और घड़ो पानी, यहाँ क्या है, निश्चितता नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण तो है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो दो घड़ो पानी, दो घड़े पानी और घड़ो पानी, इन दोनों में भिन्नता हो गई, निश्चित और अनिश्चित हो गया। इसी प्रकार दो मन चावल, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मनो चावल या मणो चावल, तब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। 2 लीटर तेल, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और लीटरों तेल, यानी कितने लीटर ये पता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो यहाँ जो घड़ा वाला उदाहरण है, 2 घड़े और घड़ों, ये दोनों ही है ना उसी तरह है जिस प्रकार एक प्याला और अनेक प्याला। 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले, तो केले हैं वो 1 दर्जन है, इसका मतलब यहाँ गिने जा रहे हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण में न होकर के ये किस में आएगा, किस में आएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण में आएगा। क्योंकि केले हैं उनकी यहाँ क्या की जा रही, गिनती की जा रही है। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। लेकिन ये कहा जाए 1 किलो केले, तब वो किस में जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण में भी कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ये भी ध्यान रखना हमें कि जो चीज गिनी भी जाती है और तोली भी जाती है, तो उनको हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न किस रूप में पूछा जाए, 1 किलो केले, अब ये किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। और परिमाणवाचक विशेषण में भी कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ केले, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ सेव, यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यानी केले, सेव, अमरूद, अधिकांशतः हम इनको तोल करके लेते हैं, लेकिन दर्जन की बात आती है, गिनती की बात आती है, तब ये क्या है, संख्या का बोध करवाने वाले होते हैं। तो संख्यावाची क्या विशेषण में जाएंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत ही जाएंगे। लेकिन कुछ लग जाए, इनके थोड़े से लग जाए, तब ये क्या है, कुछ केले देना, थोड़े से केले देना, तब ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। ये ध्यान रखना है। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं संकेतवाची या सार्वनामिक विशेषण। इसके संबंध में हमने पहले भी चर्चा की, जहां हमने इससे पहले निश्चयवाचक जो सर्वनाम पढ़ा उसमें इसकी विस्तार से चर्चा की। पुनः इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें संकेतवाची विशेषण कहा जाता है। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते, लेकिन संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे रमा पढ़ती है, रमा संज्ञा है, रमा के स्थान पर हमने रखा वह पढ़ती है, रमा पढ़ती है, रमा के स्थान पर क्या आ गया, वह पढ़ती है। तो ये कौन सा हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक हो गया। लेकिन ये कहा जाए वह बालक पढ़ता है, तो यहां ये जो है वह शब्द है वो क्या है, संज्ञा शब्द से पहले आया है और बालक की ओर संकेत भी कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, संकेतवाची विशेषण हो गया। तो यह परिभाषा इसी बात को प्रकट कर रही है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। जिस प्रकार
वह बालक है, यह घोड़ा है। इसके बाद में जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वे छात्र हैं, तो वह, यह, वे, ये सारे के सारे इस बात को प्रकट करते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो संज्ञा की ओर तो संकेत इनसे हो रहा है, यह छात्र है, यह बालक है, यह मोर है, यह मेरा घर है। तो यहां संज्ञा की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह मोर है, यह बालक है, यह मकान है। तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसके बाद में ये सर्वनाम शब्दों से बने होने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यानी ये सर्वनाम शब्दों से बने होने के कारण क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, इसलिए इनका नाम सार्वनामिक विशेषण पड़ा। दूसरा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये सार्वनामिक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो विशेषण शब्द हैं वो सार्वनामिक रूप में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं, यानी इनका जो सर्वनाम का जो नाम है, जो रूप है, उसी नाम से, उसी रूप में ये विशेषण रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण है, उसके 4 भेद माने गए हैं। सर्वनाम के आधार पर सार्वनामिक विशेषण की 4 भेद माने गए हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह बालक है, वह शेर है, उस घोड़े को यहां लाओ, तो यह, वह और उस, ये क्या है? निश्चितता का बोध करवा रहे हैं और संज्ञा से पहले भी आ रहे हैं। तो क्या हो गया? ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। जब निश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा तो इसी बात की चर्चा की, अगर ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, यदि ये संज्ञा से पहले आते हैं तो क्या होते हैं? ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, यानी संकेतवाची विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये संज्ञा से पहले भी नहीं आते, नई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये बात हमने निश्चयवाचक विशेषण में विस्तार से पढ़ी थी। तो यहाँ संज्ञा से पहले आ रहे हैं और उसकी ओर क्या हो रहा है? संकेत भी हो रहा है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चितता का बोध, कोई व्यक्ति आया है, यहाँ व्यक्ति जो है वो तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब उसकी ओर संकेत तो हो रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति आया, कौन आया ये निश्चित नहीं है, तो कोई व्यक्ति आया ये अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गई। गाड़ी में कुछ भी भोजन खाने योग्य नहीं है, यानी गाड़ी में कुछ भी भोजन खाने योग्य नहीं है या खाने को नहीं है। तो यहाँ कुछ जो शब्द है वो क्या है? अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। अनिश्चितता का बोध करवाने के कारण ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी क्या, कौन, कहां, कैसे, किस, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है इनका प्रयोग जब सर्वनाम जो शब्द हैं प्रश्नवाचक, क्या, कौन, कैसे, कहां, ये सारे के सारे हैं, इनका प्रयोग जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब वे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। जैसे किस लड़के ने तुम्हें मारा, किस लड़के ने तुम्हें मारा, तो लड़के की ओर संकेत किया जा रहा है कि किस लड़के ने तुम्हें मारा। तो यहाँ प्रश्न भी किया जा रहा है, प्रश्न का भी बोध हो रहा है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया।
तुम्हें किसने मारा, अगर ऐसा बनता है तुम्हें किसने मारा, तब ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम ही रहता है। मैदान में कौन बालक है, तो बालक संज्ञा शब्द है, और यहाँ कौन जो शब्द है वो प्रश्न का तो बोध करवा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, संकेत भी कर रहा है कि मैदान में कौन बालक है, बालक का पता नहीं है। तो ये कौन जो शब्द है वो क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न भी यानी प्रश्न का भी बोध करवा रहा है, और ये सर्वनाम के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। और कौन से, और विशेषण के रूप में, किस रूप में, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी ये प्रयुक्त हो रहा है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये 4 नंबर हो गया। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, यानी संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण उसे कहा जाता है यानी जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की अन्य संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बोध होता है, तब उन्हें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य की अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर के वो उनकी विशेषता के रूप में जाने जाते हैं, विशेषण के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे जो पुस्तक मैंने खरीदी वह खो गई, यानी जो और वह, ये संबंध बोधक क्या है, सर्वनाम शब्द है। और यहाँ जो पुस्तक मैंने खरीदी वह खो गई, ये क्या है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए, क्या, जो और वह। इसी प्रकार वह व्यक्ति आ रहा है जिसने कल मानवता का संदेश दिया, तो वह और जिसने क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्यों, क्योंकि ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द तो हैं, लेकिन यहाँ विशेषता भी प्रकट कर रहे हैं कि वो बालक कौन सा है, वह है जिसने कल मानवता का परिचय दिया। यहाँ इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। जब हम संबंधवाचक सर्वनाम बताते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम में अधिकांशतः कोई विशेष कथन होता है और वो संकेत का बोध कम करवाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यानी जो और सो है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी विशेष कथन हो गया, ये संकेत का बोध भी नहीं करवा रहे हैं। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, तेते और जेती ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, संकेत का बोध नहीं करवा रहे। तो यहाँ जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है जिसमें जो सो जिसकी उसकी जैसा वैसा ये सारे के सारे जो संबंधबोधक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो कथन के रूप में जाने जाते हैं। और जब ये कथन के रूप में न होकर के किसी की ओर संकेत का बोध कराते हैं तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में ये जाने जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने गए, 4 भेद माने गए हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी प्रश्न का बोध तो होता है लेकिन वहां संकेत का भी बोध होता है जिन प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा, उसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी वे विशेषण शब्द जो संबंधवाचक विशेषण है और जिनका सर्वनाम के रूप में भी, जिनका विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। इस प्रकार आज हमने विशेषण के जो 2 भेद थे, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ा, उनके बारे में जाना। सर्वनाम भाग 4 में हम व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसको एसआई प्रतियोगी परीक्षा में विस्तार से पूछा गया, तो व्यक्तिवाचक विशेषण और विशेषण की अवस्था और विशेषण संबंधी जो प्रश्न है उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। आज का प्रेरक प्रसंग है
जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अर्थात सफलता हमेशा मेहनत से ही मिलती है, इसलिए व्यक्ति को क्या करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।